किसी गांव के अंदर एक विनोद नाम का व्यक्ति रहा करता है। उसके परिवार में उसके दो बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जिसका नाम रेखा है और छोटा लड़का है जिसका नाम अतुल है। परिवार बड़ा खुशनुमा था क्योंकि उनके पास थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन थी। उस पर खेती किया करते और विनोद अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है। बच्चे बड़े होते हैं। बेटी जो थी वह शादी के योग्य हो गई थी, तो उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, तो उन पैसों से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। अच्छे घर में शादी हुई थी। वह शहर के अंदर रहा करते थे और उनकी बेटी को वह खुश रखते हैं। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। अब उनका बेटा बड़ा हो गया था। वह कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है, और जैसे ही वह पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है तो वहां पर ज्यादा खर्चा आता है। तो इस वजह से विनोद और उसकी पत्नी बड़ी ही मेहनत किया करते और मेहनत करके अपने बेटे की फीस को भर रहे थे और उसे पढ़ा लिखा रहे थे। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। अतुल की मां भी अपने पति का पूरा हाथ बटाया करती। इधर उधर कई घरों के कपड़े सिला करती, बच्चों को संभाला करती, और ऐसे करके वह अपने पति को आर्थिक स्थिति से मदद दे रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही बेटे की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद मां बाप को थोड़ी शांति मिलती है। वह लोग सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा है, अब इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब इसके बाद यह कोई काम करेगा और अब काम के बाद हमें थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, इतना ज्यादा कमाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद उनका बेटा भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगता है, और जैसे ही वह नौकरी लगा था तो उनकी सारी सिरदर्दी दूर हो गई थी। अब इसके बाद विनोद और उसकी पत्नी बड़ी मेहनत किया करते और मेहनत करके उनके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं, और उन पैसों से वह शहर में एक जमीन खरीद लेते हैं। बेटे को इसके बारे में पता चल गया था कि मां बाबूजी ने एक जमीन खरीदी है, तो वह भी बड़ा ही खुश होता है कि ठीक है, अच्छा हुआ, यह मेरे लिए ही तो हो रहा है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अतुल की सैलरी भी अच्छी खासी हो जाती है। अब विनोद अपने बेटे की शादी की चिंता करता है और उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगता है। अब जैसे ही यह बात विनोद के बेटे यानी कि अतुल को पता चलती है तो एकदम से अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि पिताजी, मैंने शादी कर ली है और मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही विनोद सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सोचने लगता है कि मैं तो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा था और उसने यह क्या कर दिया। उसके बाद वह उससे बात करता है और उससे पूछता है कि बेटा कौन है, लड़की और क्यों तूने शादी कर ली। उसके बाद अतुल बताता है कि पिताजी मेरी ही कंपनी में काम किया करती थी और मेरे बराबर ही उसकी सैलरी थी, तो हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अब इस बात को सुनकर विनोद को थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन वह करता भी तो क्या करता, आखिर बेटे ने शादी कर ली थी। अब इसके बाद विनोद अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम कहां पर रहा करते हो, तो वह बताते हैं कि बाबूजी शहर के अंदर ही हमने एक मकान किराए का लिया हुआ है और उसी के अंदर रहा करते हैं। अब इसके बाद विनोद अपने बेटे से कहता है कि बेटा ठीक है, वैसे तो तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अच्छी तरह से रहना है तो तुम ऐसा करो, वह जो जमीन पड़ी हुई है उस पर अपना घर बना लो। उसके बाद अतुल कहता है कि पिताजी, घर तो मैं बना लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो विनोद कहता है कि तुम उस चीज की चिंता मत करो, हम लोग काफी दिनों से खेती बाड़ी कर रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम ऐसा करो, उस जमीन पर अपना घर बना लो और उसके अंदर आराम से रह लेना। उसके बाद अतुल उस जमीन पर अपने पिता के पैसों से घर बनाता है और उसके अंदर रहने लगता है। इधर विनोद और विनोद की पत्नी गांव के अंदर रहा करते हैं। कभी कभी अपने बेटे बहू से मिलने के लिए जाया करते हैं, लेकिन उनकी बहू का स्वभाव इतना अच्छा नहीं था। वह नकचढ़ी सी थी और बात बात पर उन्हें सुना दिया करती थी। तो इस वजह से वह सोचते हैं कि बेटे का घर बिगड़ जाएगा, और इसी वजह से वह गांव के अंदर आराम से रह रहे थे। उसी शहर के अंदर जहां पर अतुल रहा करता था और उसकी पत्नी रहा करती थी, वहीं पर उसी शहर के अंदर उसकी बहन भी रहा करती थी। वह भी स्टार्टिंग में अपने भैया के यहां पर जाती है, लेकिन अपने भाभी के स्वभाव को देखकर वह परेशान हो जाती है और वहां पर जाना धीरे धीरे कम कर देती है। अब जब भी वह अपने माता पिता से मिलने आया करती तो सीधा गांव आया करती और उनसे वहीं मिला करती। बार बार कह दिया करती कि पिताजी आप यहीं पर रहा करो, वहां पर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और समय के साथ साथ जो विनोद है वह काफी बुजुर्ग हो चुके थे, और बुजुर्ग होने के कारण
उनके दोनों घुटनों में एक साथ सूजन आ गई थी। अब जैसे ही उनके घुटनों में सूजन आई थी तो वह गांव के ही एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे अपना चेकअप कराते हैं। डॉक्टर साहब को चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उन्हें बताते हैं कि अगर आपको इसका इलाज कराना है तो आपको शहर जाना पड़ेगा, और वैसे भी आपका बेटा शहर के अंदर रहा करता है। इस बात को सुनकर विनोद थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन वापस आने के बाद अपनी पत्नी से इस बारे में बातें करता है। उसकी पत्नी इस बात को सुनकर कहती है कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम अपने बेटे के यहां पर चलेंगे और वहीं पर तुम्हारा इलाज करा लेंगे। वैसे भी तो वह घर हमारी ही जमीन पर है और हमने ही उसे बनाने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन जो विनोद था वह कहता है कि भगवान कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से बेटे का घर बिगड़ जाए। तो विनोद की पत्नी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग संभाल लेंगे सब कुछ, हम लोग बुजुर्ग हैं, अगर वह कोई बात कह भी देगी तो कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वह भी तो हमारे बच्चे के समान ही है। ऐसा कहकर विनोद की पत्नी अपने बेटे को फोन मिलाती है और उसे बताती है। पूरे मामले के बारे में तो अतुल कह देता है कि मां बाबूजी आप बेशक से आ जाओ, यहां पर अच्छे से आपका इलाज हो जाएगा। उसके बाद मां बाबूजी दोनों अपने बेटे के वहां उसके घर में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद पहले ही दिन उन्हें पता चल जाता है कि उसके बेटे की जो पत्नी है वह अपने पति पर शासन किया करती है। खाने के लिए भी वही बनाया करता है, उसको चाय वगैरह भी वही दिया करता, क्योंकि वह कमाया करती थी और इसी तरह से उनका दिनचर्या चलती रहा करती। उनका बेटा भी कमाने के लिए जाया करता, उनकी बहू भी कमाने के लिए जाया करती। पीछे से वह लोग उसे घर के अंदर अकेले रह जाया करते। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। वह शहर में रहकर डॉक्टर साहब से इलाज करा रहे थे और इलाज कराने के लिए विनोद के पास कुछ पैसे थे जो फसल बेचकर उसने कमाए थे। उन्हीं पैसों से वह अपना इलाज करा रहे थे। जैसे ही मां अपने बेटे की हालत देखती है तो उसके बाद घर के काम धंधे को खुद संभालने लगती है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और अब समय के साथ साथ उसके बेटे की पत्नी उन लोगों से नफरत करने लगी थी। वह समझा करती कि यह लोग गरीब लोग हैं और यह हमारे लेवल के नहीं है। अब ऐसा कहकर वह बार बार अपनी सास को धुतकार दिया करती और अपने ससुर का भी अच्छी तरह से आदर नहीं किया करती। इधर जो उनका बेटा था वह इन सभी चीजों को देखकर खामोश रहता है, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी और उसकी पत्नी बाहर से पैसा कमा रही थी। तभी एक दिन दोपहर को विनोद कहता है कि भगवान मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। उसके बाद विनोद की पत्नी किचन के अंदर जाती है और वहां पर जैसे ही चाय बनाने के लिए बर्तनों को ढूंढती है, इधर उधर से तो उसकी बहू कमरे के अंदर सो रही थी। अब जैसे ही वह इस शोर को सुनती है तो एकदम कमरे के अंदर से बाहर निकलती है और देखती है कि किचन के अंदर उसकी सासू मां लगी हुई है। तभी वह उन्हें फटकारते हुए कहती है कि मेरे किचन में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद जैसे ही यह बात उसकी सास सुनती है तो वह एकदम हक्की बक्की रह जाती है और सोच विचार में पड़ जाती है कि यह बहू कह क्या रही है। उसके बाद वह अंदर आती है और अंदर आने के बाद उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। अब अपनी बहू के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह वहां से बिना चाय लिए ही वापस चली जाती है। अब यह बात सारी की सारी विनोद सुन लेता है, लेकिन वह फिलहाल चुपचाप रहता है क्योंकि उसका बेटा अभी घर पर नहीं था। बेटे की दिन की ड्यूटी थी और बहू की रात की ड्यूटी थी, तो वह घर के अंदर आराम से अपने कमरे के अंदर आराम कर रही थी और इस शोर शराबे को सुनकर उसकी नींद खराब हो गई थी। अब इसके बाद विनोद इस बात को यहीं पर दबाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो कोई दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि कोई बात नहीं, यह भी हमारे बच्चे के ही समान है। कह दिया तो क्या हुआ। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं। जो विनोद की पत्नी है वह घर का पूरा काम किया करती। इधर जो उनकी बहू थी वह भी उन पर हुक्म चलाने लगी थी। अब इस बात को कई बार वह दोनों बैठकर सोचा करते, विनोद और विनोद की पत्नी, कि इससे अच्छा तो हम गांव में रहकर ही इलाज करा लें। लेकिन विनोद की पत्नी कहा करती कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं और ना ही आप इतने पढ़े लिखे हैं। यहां पर कम से कम बेटा इन दवाइयों को पढ़ पढ़कर तो बता देता है कि कौन सी कब लेनी है और कौन सी कब लेनी है। अब दूसरे दिन दोपहर के समय में उनके घर का फोन बजता है और जैसे ही फोन बजता है तो विनोद की पत्नी सहमी सी उस फोन के पास जाती है और उसको उठाकर कान पर लगा लेती है। दूसरी तरफ से उसकी बेटी की आवाज थी। रेखा वहां से बात कर रही थी और कह रही थी कि मां आप कैसी हो, ठीक ठाक तो हो ना, भाभी आपकी अच्छी तरह से देखभाल करती है ना। हालांकि रेखा को भी पता था कि उनकी भाभी किस तरह की है,
इसी वजह से उसने अपनी मां से यह सब कुछ पूछा था। उसके बाद मां कहती है कि बेटी, सब कुछ ठीक है, अच्छे से खाने पीने को मिल जाता है और तुम्हारे पिताजी का इलाज अच्छा चल रहा है। उनकी बातें चल ही रही थीं, लेकिन तभी अचानक से उसकी बहू आती है और कहती है कि तुमने इस फोन को हाथ लगाने की जरूरत कैसे की। अब इस बात को देखकर मां उस फोन को नीचे रख देती है ताकि उसकी बेटी को यह सब बातें सुनाई ना दे। अगर उसे सुनाई देगी तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी। इसी सोच के साथ उसने फोन को रख दिया था और कहा था कि फोन बज रहा था तो मैं अंदर लेटी हुई थी। तुम आराम कर रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें परेशान क्यों किया जाए। तभी उसकी बहू कहती है कि तेरी औकात नहीं है इस फोन को छूने की, और तूने इसे हाथ भी कैसे लगाया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो किसी दिन मेरा हाथ उठ जाएगा, और फिर उसके बाद मत बोलना कि बड़े छोटे का लिहाज नहीं किया। अब इन सभी बातों को विनोद दूर खड़ा हुआ सुन रहा था, और जैसे ही उसकी पत्नी उसके पास जाती है तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। वह उन आंसुओं को पोंछता और कहता है कि अब बहुत हुआ, बहुत कुछ सह लिया, अब अपने घर चलते हैं और वहीं पर रहेंगे। लेकिन उनकी पत्नी अपने आप को संभालते हुए कहती है कि कोई बात नहीं जी, जब तक आपका इलाज होता है तब तक यहीं पर रह लेते हैं, उसके बाद अपने गांव में चले जाएंगे। लेकिन विनोद इन सभी बातों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन वह करें भी तो क्या करे। वह फिलहाल मजबूर है क्योंकि उनके घुटनों का इलाज शहर से ही चल रहा है। भले ही वह अपने पैसे से इलाज करा रहे हो, लेकिन यहां से उन्हें डॉक्टर के पास जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, और कुछ दिनों बाद उनकी बहू का जन्मदिन था, तो उनका बेटा अपनी पत्नी के जन्मदिन को मनाने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारी करता है। अपनी बहन के पास भी फोन कर देता है, इधर अपने ससुराल वालों के पास भी फोन कर देता है, और उसके माँ बाप वहां पर थे ही। तैयारी चल रही थी। उसकी बहन भी अपने पति और बच्चों के साथ आ गई थी, और वह लोग घर को सजाने में लग जाते हैं। तभी अतुल की पत्नी वहां पर आती है, जो कि ड्यूटी गई हुई थी, और आकर देखती है कि उसकी ननद घर के अंदर है, और आकर जैसे ही घर के हाल को देखती है तो एकदम बौखला जाती है, और देखती है कि उसकी ननद भी इस घर में डेकोरेशन करने के लिए जगह जगह पर टेप को लगा रही है। कहीं पर बलून लगा रही है, तो कहीं पर डेकोरेशन के लिए कोई रंग बिरंगे पेपर लगा रही है। तो उसको देखकर वह उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरे घर को गंदा क्यों कर रहे हो। अब इस बात को जैसे ही उसकी ननद रेखा सुनती है तो वह कहती है कि भाभी, आज तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे मनाने के लिए हम घर को डेकोरेट कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तभी जो उसकी भाभी थी वह मुंह को काटते हुए कहती है कि मुझे इन सब चीजों से नफरत है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस डेकोरेशन के बहाने मेरे घर को गंदा करो। फौरन इसे यहां से हटाओ, और मैं इसे तुम्हें यहां पर नहीं लगाने दूंगी। अब इस बात को जैसे ही रेखा सुनती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी भाभी उसे देखकर खुश नहीं है। तभी वह एकदम से अपनी भाभी से कह देती है कि अगर इतने ही बुरे लग रहे थे तो भैया से कहना था, वह हमें बुलाते ही नहीं। यहां पर आकर इस तरह से बेइज्जती करने का क्या मतलब बनता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों की बातें खिंचती चली जाती हैं, और दोनों में बहुत जोर से विवाद होने लगता है। रेखा कहती है कि भाभी, इस तरह से रहना अच्छी बात नहीं है, तो मां को भी बहुत ज्यादा परेशान करती हो। उस दिन जिस दिन मांजी मेरे से फोन पर बात कर रही थी, उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थीं। अब इस बात को सुनकर रेखा की भाभी और भी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कह देती है कि तू अपने बच्चे और अपने पति को लेकर निकल जा, मेरे घर से यहां पर तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को जैसे ही विनोद और विनोद की पत्नी सुनते हैं तो उनके सब्र का बांध टूट जाता है, और जो विनोद की पत्नी है वह वहां पर आती है, और आने के बाद अपने बेटे की पत्नी को एक जोरदार झापट जड़ देती है और कहती है कि क्या कह रही है, ये तेरा घर है, 10-20 हजार क्या कमाने लगी। तुझे लगने लगा कि इस दुनिया को तू ही चला रही है। जिस घर के अंदर तू रहा करती है वह आज भी जमीन मेरे नाम है, और इस घर को बनाने के लिए मेरे बेटे को मेरे पति ने ही पैसे दिए थे, और उन्हीं से इसने यह घर बनाया है। तभी अपने बेटे की तरफ मुंह करते हुए कहती है कि क्यों रे, तूने इसे बताया नहीं कि इस घर को किसने बनाया है। जिस घर पर आज अपना अधिकार जमा रही है, मैं जब से इस घर के अंदर आई हूं तभी से तुम्हें देख रही हूं, और यहां पर सभी नजारे को अतुल के ससुराल वाले अतुल की बहन, उसका बहनोई और उसके बच्चे सभी खड़ा होकर देख रहे थे। अब इस बात को जैसे ही अतुल सुनता है तो वह अपनी मां को समझाता है कि मां, कोई बात नहीं हो जाता है, बहन से इसने जाने के लिए कहा है तो उसे जाना चाहिए, यहां पर क्या कर रही है, अब इसकी वजह से हम दोनों के बीच में दिक्कत आएगी। अब इस बात को जैसे उसका पिता सुनता है
विनोद तो एकदम से वहां पर आता है और अपने बेटे को भी एक झापड़ जड़ देता है और कहता है कि बहुत हुआ और बहुत दिन से मैं इन सभी चीजों को देख रहा हूं। वैसे भी मैं अपना इलाज अपने पैसों से करा रहा हूं और जिस घर के अंदर तू रह रहा है उस घर को बनाने के लिए भी पैसे मैंने ही दिए थे। मैंने तो सोचा था कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन तू तो मेरे जी का जंजाल बन गया। तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। अपनी बहन से भला कोई इस तरह से बातें करता है और उसके बाद भी तू कह रहा है अपनी पत्नी की ओट में होकर कि कोई बात नहीं मां यहां से चली जाएगी, वह इस घर से नहीं जाएगी। तुझे और तेरी पत्नी को यह घर आज ही खाली करना पड़ेगा, वरना इस घर की पूरी कीमत जो आज के हिसाब से है इतनी कीमत हमें दे दे और हम जो भी प्रॉपर्टी हमारे नाम है वह सभी को गरीबों में दान कर देंगे। और तुम लोगों से हमारा कोई भी नाता नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से वह उनकी बातों को सह रहे थे और सहन करने की हद टूट चुकी थी, तो उनका गुस्सा ज्वालामुखी बनकर वहां पर फूटने लगता है। वह अपने बेटे से कहते हैं कि जल्द से जल्द अपना सामान पैक कर और यहां से निकल जा या फिर इस घर की पूरी कीमत मुझे दे दे। अब जैसे ही माहौल को बिगड़ता हुआ देखते हैं तो उनकी बेटी रेखा भी उन्हें समझाती है। कहती है कि बाबूजी कोई बात नहीं भैया है, इनसे गलती हो गई। भाभी हैं, इनसे गलती हो गई। इधर जो अतुल है वह अपने माता पिता के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इसको भी समझा लूंगा। लेकिन जो अतुल की पत्नी थी उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी और जैसे ही वह लोग उसकी पत्नी के चेहरे की तरफ देखते हैं तो वह लोग समझ जाते हैं कि इसके अंदर जरा भी पश्चाताप इस चीज का नहीं है। तो वह अतुल से कहते हैं कि बेटा तू अपनी जिंदगी में खुश रहे, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह घर मेरा जल्द से जल्द खाली कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस घर के अंदर रहो। मैं तो अपना खेती बाड़ी करके जिंदगी को पार कर लूंगा और इस घर को बुढ़ापे में बेचकर अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर लूंगा। बाकी मेरी बेटी है और मेरा जमाई है, उन्होंने भी कई बार मुझसे कहा था कि आप यहां पर रहकर अपना इलाज करा लो, लेकिन मैंने उनकी कभी बात नहीं सुनी। मैंने सोचा कि बेटी के घर ही क्यों रहना, जब एक ही शहर के अंदर बेटा भी रहता है और लोग क्या कहते। अगर मैं बेटी के घर रहता तो लोग मुझसे ही तरह तरह की बातें बनाते, कहते कि यह कैसा पिता है जो अपनी बेटी के घर पर पड़ा हुआ है। इसी वजह से मैं तेरे पास रह रहा था, लेकिन तूने तो हमारी जरा भी कद्र नहीं की, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जितने लाड प्यार से हमने तुम्हें पाला था, तुमने उस सारी परवरिश का बदला इस तरह से चुकाया। अब यह घर जल्द से जल्द खाली करो, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहां से। अब जब यह सभी बातें वह बहू खड़ा होकर देखती हैं और अपने माँ बाप की तरफ देखती है तो उसके माँ बाप भी उसे दुत्कारते हैं और कहते हैं कि तूने अच्छा थोड़ी नहीं किया है। अपने सास ससुर के साथ जो अच्छा नहीं कर सकती उससे हमारा भी कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि वह अपने मायके में भी इसी तरह से रहा करती थी। लाडली बेटी थी, अच्छा खासा कमाया करती थी तो उसके पास पैसे रहा करते थे, तो वह अपनी मनमानी सभी के ऊपर थोपा करती और ऐसा ही उसने अपने पति के साथ किया था। अब इन सभी बातों को देखने के बाद उसके माता पिता भी उसे दुत्कारते हैं और वहां से चलने लगते हैं। इधर जो अतुल का पिता विनोद है वह भी अतुल से कहता है कि बेटा जल्द से जल्द इस घर को खाली करो और हमारी तरफ से तुम जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करो, अच्छे अच्छे घर बनाओ, लेकिन मेरे इस घर में अब तुम एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। ऐसा कहकर वह अतुल और अतुल की पत्नी को वहां से निकाल देते हैं। जब अतुल की पत्नी उस घर से जा रही थी तो घर की तरफ पीछे मुड़कर देख रही थी और उसके चेहरे पर शिकस्त दिखाई दे रही थी। यानी कि जब वह घर से बाहर निकली तो उसे पता चल गया कि यह तो सब कुछ सच में ही हो रहा है और यह घर मेरे पति का नहीं है, मेरे ससुर जी ने इसको बनवाया है और इसकी जमीन भी इन्हीं के नाम है। इसके बाद वह लोग उन दोनों को निकाल देते हैं और उस घर के अंदर विनोद और विनोद की पत्नी आराम से रहा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जहां पर एक लड़की ने नौकरी की और नौकरी के घमंड के कारण उसने अपने पति पर तानाशाही की और ऐसा ही वह अपने सास ससुर के साथ करती है। लेकिन जब बात उसकी ननद की आती है तो उसके सास ससुर का सब्र का बांध टूट जाता है और वह ज्वालामुखी बनकर फटने लगता है। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहे। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।